बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ और ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इक़्तिदार न करने का फ़ैसला किया है, वज़ारतों में हिस्सा न लेने का फ़ैसला किया है। कल से जो खबरें चल रही थी वो ये चल रही थी कि पीपल्स पार्टी इस बात पर मखमसे में है कि बिलावल को वज़ारत ख़ारिजा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिलावल को काबीना का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बिलावल को शहबाज शरीफ के नीचे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि पीपल्स पार्टी वज़ारतों में हिस्सेदार ही नहीं बनेगी, काबीना में हिस्सा ही नहीं लेगी। और उसकी वजह यह है, फैसला इसलिए हुआ है ये कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये 3-4 महीने की हुकूमत है, इस 3-4 महीने में डिलीवरी तो हो नहीं पाएगी, तो ऐसे में वज़ारतों में हिस्सा लेने का फ़ायदा क्या है। काबीना का हिस्सा बनके अपने ज़िम्मे जो बदनामी है या नाकामी है उसका तोक गले में डालने की ज़रूरत ही क्या है। जहाँ तक बात थी बिलावल के वज़ीर ख़ारिजा बनने की, तो उसमें मामला ये था कि एक तो PMLN रिलक्टेंट थी, वो चाहती थी कि ख्वाजा आसिफ को वज़ारत ख़ारिजा दी जाए। इतनी बड़ी वज़ारत है, ये पीपल्स पार्टी को नहीं देनी चाहिए। ये PMLN के अंदर भी सोच मौजूद थी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये सोच थी। एक तरफ ये था कि बिलावल साहब को ले लेनी चाहिए क्योंकि वो वज़ारत ख़ारिजा से अपने करियर का सफ़र शुरू करेंगे और जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तब तक उनके पास एक काफ़ी एक्सपोजर और तजर्बा आ चुका होगा। और दूसरा ये है कि दूसरी राय ये थी कि नहीं, वो तो हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और उनको वज़ीर आज़म के कैंडिडेट को नीचे की सतह पर आकर महज एक वज़ीर नहीं बनना चाहिए और शहबाज शरीफ के मातहत यानी शहबाज शरीफ की रिपोर्टिंग में उनको काम नहीं करना चाहिए। तो बिलाखिर पीपल्स पार्टी ने इस बहस व मुबाहिसे के बाद फैसला किया कि ना सिर्फ वज़ीर ख़ारिजा की सीट नहीं लेनी यानी बिलावल को वज़ारत नहीं देकर देनी, बल्कि बाकी भी लोग वज़ीर नहीं बनेंगे। अब इसमें PMLN की मुश्किल यह है कि वो समझते हैं कि अगर हमने नाकाम होना है तो फिर ये मलबा सबके ऊपर गिरना चाहिए, ये इल्ज़ाम सबको आना चाहिए, तो वो शराकत इक़्तिदार हों। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में हिस्सेदार बनने से फ़ायदा ये होगा कि कल को वो परेशान नहीं करेंगे और ये अपनी इस हुकूमत को तूल दे सकते हैं, 4 की बजाय 8-10 महीने तक भी ले जा सकते हैं। और पीपल्स पार्टी की एक और मुश्किल ये है कि अगर वो इनके साथ जाकर इक़्तिदार में बैठ जाएगी तो कल को इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन लड़ने में फिर मुश्किल ये होगी कि उसमें आप जाहिर है सीट एडजस्टमेंट तो नहीं करेंगे, आपने अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ना है, तो इत्तेहादी तो आप नहीं होंगे, तो फिर कैसे एक दूसरे के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक साथ काबीना में बैठे होंगे तो, और काबीना से निकलते ही कैसे आप एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुआ था, एक ऑप्शन और पीपल्स पार्टी के ज़हन में जो है वो तजवीज़ आई है उनके प्लेटफॉर्म पर, वो ये है कि अगर आप यानी उन्होंने नून लीग को ये ऑफ़र की है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ काबीना का हिस्सा बने तो आप हमें सिंध में जो है वो पंजाब में जो है वो 15 सीटों पर कम से कम सीट एडजस्टमेंट करें। 15 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करने का मतलब यह है कि सीधी सीधी PMLN अपनी 15 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दे, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि वहाँ से जब दोनों मिलेंगे तो नून के वोट भी उनके पास जाएंगे, पीपल्स पार्टी अपना वोट भी डालेगी तो सीटें निकाल लेगी। तो PMLN क्यों चाहेगी कि अपने मजबूत गढ़ से, जहां पर वो फेवरेट समझे जाते हैं और जहां उनको लगता है कि वो क्लीन स्वीप करेंगे इस मरतबा, वहां से वो क्यों अपनी 15 सीटें काट के पीपल्स पार्टी को दे देंगे। इस तरफ वो आ नहीं रहे, तो पीपल्स पार्टी कहती है ठीक है, अगर आपने हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी तो हम आपके साथ काबीना में नहीं आते। तो रौला पड़ गया है ज़्यादा, वो कहते हैं मुख्तारिया गल वध गई है। तो गल वध गई है PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन अभी बताया नहीं जा रहा। अच्छा, एक बात मगर ज़रूर है, पीपल्स पार्टी कहती है ठीक है, हम काबीना में तो नहीं आएंगे, हमें आप 3 ओहदे दे दें, हमें आप स्पीकर दे दें, चेयरमैन सेनेट दे दें और सदर दे दें। अब स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो है वो तो देने के लिए तैयार है नून लीग, लेकिन सदर जो है वहाँ पर मौलाना ने शोर मचाया। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, 2 साल से मैं सड़कों पर हूँ, सारी ये जिम्मेदारी मैंने सर अंजाम दी है, PDM मैंने बनाई चलाई, सड़कों पर आवाम को मैं लेकर आया हूँ, स्ट्रीट पावर मेरे पास है, इस्लामाबाद में धरना मैंने दिया था, तो भाई मेरा ये हक बनता है कि मुझे सदर दिया जाए। कल मैंने आपको बताया था मौलाना ने ये भी ऑफर कर दिया है कि हमें आप 4 में से एक भी वजारत ना दें, सदर दे दें। तो वो उर्दू का मुहावरा है कि जूतियों में दाल बटना, तो ये जूतियों में दाल बटना शुरू होगी और एक दूसरे के साथ जो है वो शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला अब तय नहीं हो पा रहा और रौला जो है वो पड़ गया है। तो आप देखें पीपल्स पार्टी किस फॉर्मूले पर रजामंद होती है और नून लीग उनको क्या ऑफर कर सकती है। दूसरी तरफ MQM जो है उनकी परेशानी ये है, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, 2 वजारतें आप दे देंगे, हमें गवर्नरशिप भी दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा PMLN शायद उनको डिप्टी स्पीकर भी ऑफर कर दे या डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी ऑफर कर दे, लेकिन
एमक्यूएम चाहती है कि बल्दियाती कानून, क्योंकि उनकी नज़र जो है मुस्तकबिल पे भी है, आगे भी उन्होंने इलेक्शन लड़ना और बल्दियात में हिस्सा लेना है, तो वो कहते हैं कि जी बल्दियाती कानून में तब्दीली की जाए। और कल मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि मुर्तज़ा वहाब ने कहा अच्छा इस तरह की कोई बात हुई है एमक्यूएम के साथ, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, यानी वो इसमें संजीदा ही नहीं है। तो ये जो इस तरह के मामलात हैं कि हमारे दफ्तर खोले जाएं या बल्दियाती कानून में तब्दीली की जाए या मुलाजमतों का कोटा दिया जाए, तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जब ये नहीं होगा तो एमक्यूएम इसी बात को बुनियाद बनाकर इक़्तिदार से निकलेगी। जब भी निकलेगी, वैसे मुझे जल्दी निकलती नज़र नहीं आ रही, वो तभी निकलेगी एंड में जाके जब उनको लगेगा कि कहानी ख़त्म हो रही है और अब आवाम के पास अपना मुंह लेकर जाना है और उनको बताना है कि जी हम इसलिए बाहर आ गए। तो बहरहाल ये एमक्यूएम के साथ भी आज वज़ीर आज़म जाएंगे शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे उनसे मुलाकात करने के लिए, देखिए उनको क्या ऑफ़र करके आते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी अफसोसनाक हो रही है, मैं उस पर जो है वो अपने कंसर्न्स का इजहार करना चाहता हूँ, और ये है कि हुकूमत में आते ही बदमाशी शुरू हो गई है। और हुकूमत बल्कि बनाने से पहले वज़ीर आज़म ने भी हलफ नहीं उठाया था, बदमाशी शुरू हो गई थी। अब देखिए आज जो वाक़या मेरठ में हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है, जिसमें एक बुज़ुर्ग शहरी सफ़ेद दाढ़ी वाला, अगर देखें सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स ने नूर आलम खान को लोटा 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 कहा था। अगर एक आदमी बुज़ुर्ग है वो आपको गाली भी दे रहा है ना, तो आप नौजवान हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, नूर आलम खान जो है ये नौजवान है, मतलब बुज़ुर्ग आदमी को देख के फ़ौरी तौर पर क्या जहन में आता है, मेरे जहन में क्या आता है, मैं एक बुज़ुर्ग आदमी को देखता हूँ ना सफ़ेद दाढ़ी वाले को, मेरे जहन में अपने वालिद की शक्ल आती है। मैं कहता हूँ कि यार ये तो मेरे वालिद के जैसे हैं, ये उस जैसे हैं। और अगर मुझे मेरे साथ कोई ज़्यादती भी कर रहा हो तो मैं उसका लिहाज कर जाता हूँ, क्योंकि सफ़ेद दाढ़ी का जो है वो लिहाज तो खुदा भी करता है, सफ़ेद बालों का लिहाज। तो सफ़ेद बालों वाले शख्स को मारा, गिराया और फिर गिरे हुए को मारा, ये बहुत ही ज़्यादती की है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। मैं आपसे मेरा बड़ा उनका एहतराम का ताल्लुक़ है सर, मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपने ज़्यादती की है। मुस्तफ़ा साहब, मुस्तफ़ा भाई, आपने बड़ी ज़्यादती की है। अगर उसने लोटे लोटे की आवाज़ें कसी थी तो बुरी बात थी, नहीं कसनी चाहिए थी, लेकिन ये तो होगा जब आप हल्कों में जाएंगे। मतलब नूर आलम खान जब हल्के में जाएंगे तो हर जलसे में होगा, वहाँ पर 20-25 पीटीआई वाले पहुँचेंगे, लोटे लोटे की आवाज़ें लगाएंगे, जहाँ से गुजरेंगे लोटे लोटे की आवाज़ें लगेंगी, तो होगा। ये तो अब आपने एक स्टेप लिया, आपको फेस करना पड़ेगा। तो आप क्या लोगों को हर जगह पर पकड़ के मारेंगे? और अब पहले चंद दिन पहले भी नूर आलम पर लोटे लोटे की आवाज़ें लगी थी, उन्होंने नहीं मारा था, लेकिन आज चूंकि उनका इत्तेहाद हुकूमत में आ गया है तो अब आपने हाथ चलाना शुरू कर दिया। और फिर क्या कोई नदीम अफजल चंद से ये तवक्को कर सकता है कि वो पकड़ के लोगों को मारे? बहुत ही अफसोसनाक है। नूर आलम खान से मैं तवक्को कर सकता हूँ, वो तो चलें जिस तरह की उनकी तबीयत है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की शोहरत जो भी हो, लेकिन वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जब भी मिलते हैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए था कि एक बुज़ुर्ग को पकड़ के मारें, हत्ता कि उसने गाली क्यों ना दी हो। आप चलें, आप बहुत नागवार गुजरा है आपको, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर दें, FIR करा दें, कोई लेकिन किसी को पकड़ के मारना और तशद्दुद करना, ये मेरा ख्याल है हुकूमत में आकर बदमाशी करने के मुतरादिफ है, जो कि बहुत ही काबिल अफसोस है। दूसरी बात, आप देखें कि अभी हुकूमत नहीं बनी थी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर का नाम जो है वो आपने नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। आप देखें कि कैसे आप अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप पावर में आने से पहले ही चीज़ों को एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। आपने कुछ लोगों का नाम ही पकड़ के नो फ्लाई लिस्ट में डलवा दिया। आज अगर अदालत से उनका नाम निकल आया और उनसे पूछा गया भाई किस चक्कर में FIA ने ये नाम डाल दिया, या वजारत दाखिला से पूछा गया, सवाल किया गया ये कैसे उनका नाम डाल दिया गया, क्या इल्ज़ाम है इनके ऊपर जो नाम डाला गया। लेकिन बस अभी हुकूमत बनी नहीं है, अभी कैबिनेट नहीं बनी, अभी राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला नहीं बने, लेकिन पावर्स उन्होंने अपनी इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं शहबाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब ने देखिए क्या किया, हुक्म दिया है अपने सफारत खाने को बरतानिया में कि इसहाक डार को और नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी किया जाए। सुभान अल्लाह, एब्सकॉन्डर है कानून में। चले मैं कहता हूं गलत होंगे एब्सकॉन्डर, वो नहीं डिजर्व करते, केस भी गलत चला था। तो भाई आके आप केस को जब तक रिवर्ट नहीं करवाएंगे, जब तक उनके ऊपर से धब्बे धोएंगे नहीं, तब तक कानून की नज़र में वो एब्सकॉन्डर हैं। और आप एक एब्सकॉन्डर को, एक इश्तहारी मुजरिम के बारे में कह रहे हैं इसको सफारती पासपोर्ट जारी किया जाए, यानी आप अपने इख्तियारात का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल है, कमाल है। फिर सफारतखाना ने कहा कि हुजूर ये इसहाक डार साहब को कम अज़ कम इतना जुल्म ना कराएं, नवाज शरीफ को कर देते हैं, इसहाक डार को ना कराएं, मतलब कोई हद होती है, एब्सकॉन्डर हैं वो, उनका सफारती पासपोर्ट ना कराएं। उनका अच्छा चलो फिर आम पासपोर्ट जारी करो, लेकिन करो, जारी करो, फटाफट करो, जल्दी करो।
तो ये जो है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल जो है वो, अब देखें क्या होगा। अभी तो नैब के केसेस ख़त्म होने हैं, अभी तो नैब का इदारा बंद होना है, अभी तो पता नहीं क्या क्या कुछ होना है। तो ये मेरा ख्याल है चीज़ें। और फिर जो तहरीके इंसाफ के मीडिया, सोशल मीडिया वर्कर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल है कल ऐलान हुआ था कि हम अपने इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो अब एक ट्रेंड बन रहा है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का जो है वो एक ट्रेंड बना के उसको उस ट्रेंड के पादाश में जो है वो लोगों को उठाया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये ज़्यादती हो रही है। और फिर मेरे लिए बड़ा कंसर्न की बात है, अभी जो मोहित पीरज़ादा साहब ने अपने व्लॉग में बताया, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कहा कि उनको ये खबर मिली है एक महकमे की जानिब से कि उन पर, अरशद शरीफ पर और इमरान रियाज खान पर, इन पर मुकदमात बनाने की और इन पर इंक्वायरियाँ करने की और इनके एसेट्स की जांच पड़ताल करने की और इनकी चीज़ें प्रोब करने की जो है वो ऑर्डर हुआ है कि इन पर ज़रा कुछ चीज़ें इनको तंग किया जाए। अब क्योंकि इन लोगों ने पीटीआई की बहुत एक्सट्रीम पर जाके सपोर्ट की, ख़ास तौर पर इस मामले रजीम चेंज के ख़िलाफ़ वो गए, अमेरिकी मुदाखलत के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है और वो समझते थे कि ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद की है। तो इस पर अगर अरशद शरीफ ने और इमरान रियाज खान ने, मोहित पीरज़ादा ने आवाज़ बुलंद किया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उनके ऊपर मुकदमात बना के उनसे बदले लेगी? तो ये मेरा ख्याल है नई हुकूमत जो है ये एक और ज़्यादती कर रही है और इससे जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रही है। ये हुकूमत में आने के बाद इस तरह से ज़्यादती करना, ये बड़े अफसोस की बात है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब आज पेशावर में जलसा कर रहे हैं और इमरान खान का जो पेशावर का जलसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें तय होना है कि आने वाले जलसों का रंग क्या होगा, इमरान खान को कितनी सपोर्ट हासिल है। आज अगरचे वो अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन कराची से भी उनको बड़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिली है पिछले दिनों में, इतवार की रात को। तो इसी वजह से उन्होंने पेशावर, कराची और फिर लाहौर में जलसा करने का फैसला किया है। 3 जलसे उन्होंने अनाउंस कर दिए और अभी मेरा ख्याल है तीनों मुकम्मल होंगे नहीं कि वो कुछ और जलसे अनाउंस कर देंगे। तो वो मुसलसल आवाम को इंगेज करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी हाइप को ज़िंदा रखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक जलसे का भी जो है वो मध्यम ना हो तासुर और दूसरा जलसा कर दें, दूसरे की अभी विजुअल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चल ही रहे हों कि वो तीसरा कर दें। तो लेकिन आगाज़ चूँकि पहला जब बाकायदा जलसा है उनके हुकूमत से जाने के बाद, तो देखिए कि वो इस जलसे को किस अंदाज़ में कंडक्ट कर पाते हैं और क्या पैगाम दे पाते हैं। मेरा ख्याल है वो एक ही नारा होगा उनका और वो होगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है और गैर मुल्की साजिश के आगे हम झुकेंगे नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।